नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुना रही हूँ बड़े घर वाली जीजी। इसे एक बार फिर मैंने अपने कहानी संग्रह कहना है कुछ से लिया है। इसकी कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बड़े घर वाली जीजी, ये कहानी ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। दूर के ढोल सचमुच बड़े सुहाने होते हैं। पास जाओ तभी उसके कड़वे होने का एहसास होता है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बबीता की इस कहानी को पढ़कर हो जाएगा यकीन। आई एम श्योर, टोटली। अरे बबीता, मैंने सुना है कि तू अपनी किसी रईसजादी जिज्जी से मिलने जा रही है। बड़े माल मत्ते और गाड़ी बंगले वाली हैं शायद। हाँ री, सुना तो सही है तूने झरना। अम्मा जी ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा जो पीट दिया है, जिससे देखो वे ही पूछ रिया है। हाँ तो जामे का बुराई है, इतनी बड़ी बात है जे तो। अब ये तो बहुत अच्छी खबर है कि तेरी इन पैसे वाली जिज्जी ने हमारे ही शहर में अपना व्यापार शुरू किया है। अब जा बहाने हमारे इस गांव जैसे मोहल्ले में भी बड़ी बड़ी गाड़ी आए करेंगी। तुझे जे व्यापार वाली बात भी पता है जानना? राम जाने अम्मा जी ने कहा बता दिया है जिज्जी के बारे में। ऊपर ऊपर से चाहे जो कह रही हो बबीता, पर आपको बताऊं, अंदर से तो बड़े ही लड्डू फूट रहे हैं उसके तन बदन में। अभी कुछ दिनों से जब से उसकी किसी जिज्जी ने उसके ही शहर में अपना काम व्यापार शुरू किया है और शहर के सबसे पॉश इलाके में अपना नया बंगला खरीदा है, वह अचानक अपने मोहल्ले में सबके आकर्षण का केंद्र बन गई है। वो, उसकी सास, उसका पति, उसके दोनों बच्चे, सबकी बातों का केंद्र बिंदु यही पूरा परिवार है आजकल गांव में। अचानक जैसे सबके खास हो गए हैं ये लोग, मानो पैसा, बंगला, गाड़ी सब जीजी के पास न होकर इन्हीं के पास आ गए हों। लोगों के इतना भाव देने से इन्हें भी ऐसा सा फील होने लगा है। तभी तो किसी के ज़रा सा यही सब छेड़ने पर कैसी इतरा सी जाती है बबीता। झरना इसी मोहल्ले में बबीता से 3-4 घर छोड़ के ही तो रहती है। दोनों हम उम्र सी ही हैं, तो दिल खोलकर मौका मिलते ही गपिया भी लेती हैं। झरना के बात शुरू करने पर बबीता खुद से ही बताना शुरू कर देती है। कहती है, देख बहन, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता ना, बस इतना ही कि गांव से अम्मा ने कहला भेजा कि वे जो हमारे बड़े फूफा जी हैं ना दिल्ली वाले, उनकी बड़ी बेटी यहीं हमारे ही शहर में अपना कोई काम वाम शुरू करेंगी। मतलब जिज्जी अपने दोनों छोरों और जिज्जा के साथ। अम्मा ने कहलाया है कि मैं अपनी फुफेरी जिज्जी से मिलकर आऊँ। गाँव में तो ऐसे ही होवे ना झरना, कि कोई भी आवे तो पूरे गांव का ही रिश्तेदार हो गए है, सब जावे उससे मिलने। अब यहाँ हम तो जा ही सके ना। हाँ तो सही तो कहला भेजा है मौसी ने, हमारे गांव में भी यही रिवाज है, अभी भी यही होवे है। शहरन में तो ये सब कुछ होता ही ना बिल्कुल। मुझे तो ये मामले में गांव की बहुत याद आवे। अभी भी पहुँच जाऊँ तो सारे के सारे मिलने चले आवें, बहुत ही अच्छा लगे। कहते कहते गाँव की मीठी मधुर यादें आँखों की कोर भिगो जाती हैं। साड़ी की एक कोने से वे अपनी भीगी आँखों की कोरों को पोंछ लेती है। बबीता देख तो लेती है मगर छेड़ती नहीं सहेली को। खाम और रोना आ जाएगा उसे, पता है उसे। अपने गाँव के जिक्र पर वे सब यूं ही भावुक हो जाती हैं। वे बौर लदे आम के पेड़, वो माटी की भीनी भीनी खुशबू,
वो बेफिक्री से पूरे गांव में एक घर से दूसरे घर में घूमता फिरना, किसी को काका तो किसी को दादी कहकर लाड जताना, किसी घर में साग और रोटी खा लेना तो किसी में लस्सी और छाछ भर के पी जाना। कहाँ गए जाने वो दिन, आहा वो रातें, वो सखी सहेलियों के संग गांव में घूमती विचरती मस्त मौला सी वो अलहर्ष शामें। इससे पहले कि वो खुद भी अपने गांव की यादों में खो आंखें भिगोने लग जाती, बोली, अब झरना मोए तो कई साल हो गए हैं जिज्जी से मिले। 3 साल पहले फूफा ने अपने सबसे छोटे छोरे की शादी दिल्ली से ही गाँव जाके करी कि आखिरी शादी है तो अपने लोगों के बीच ही करेंगे। मैं वहीं पर थी वह समय, सो अम्मा लोगन के संग मैं भी गई ब्याह में। बाप रे बाप, भैया तो बिल्कुल ही राजकुमार से लग रहे थे, आँखें ना झपकती थी उनसे। रथ में सवार भैया साक्षात ऐसे लगे थे झरना मानो राम जी आ गए हों सीता मैया को ब्याने। अम्मा बता रही थी कि जेई वाले भैया शुरू से ही शहर में जिज्जी के पास रह के पड़े थे। बुआ फूफा जी तो बहुत बाद में शहर गए थे। जिज्जी इन भैया को बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही माना था। घोड़चढ़ी के समय ऐसे ऐसे सगन गाए जिज्जी ने कि मज़ा आया बहुत। याद करके गुनगुना उठी बबीता, राजकुमार सा बनना मोरा चला बन्नी को अपनी बिहाने, राजकुमार सा बनना मोरा चला बन्नी को अपनी बिहाने। बबीता को यूं यादों में खोया देखकर झरना ने अपनी कोहनी मारकर चेताया उसको, तो वे खोई खोई सी बोली, शायद अब यहाँ भी वो जिज्जी के संगी रहे वे झरना। सच्ची में ये सब लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी तो कुछ औकात ना उनके आगे। सोई तो वे यहाँ पे करेंगी का, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा शहर भी ना है। उसकी बातों को सुन कहा झरना ने, अब ये सब ना पता मोए, बड़े लोगन की बातें वही जाने, बेमतलब में तो ना बस रहे होंगे ना यहाँ पे, कोई ना कोई चीज़ तो देखी होगी झरना ऐसी ज़रूर। हम और तुम तो शहर के इस छोटे से कोने में रहवे, इससे बाहर का हो रहा है हमें क्या पता। तेरा घर वाला सारे दिन अपनी किराने की दुकान पे बैठा रहे और मेरे इनको अपनी छोटी सी बच्चन के खिलौनों की दुकान से ज़्यादा कुछ ना दिखता कभी। हाँ बबीता, ये तो तू बिल्कुल सोले आना सही कह रही है। झरना ने अपनी पूरी मुंडी हिलाते हुए हामी भरी, फिर तुरंत ही जैसे कुछ याद आया हो चहक कर बोली, अच्छा ये तो बता कि इतनी बड़ी जिज्जी के इतने बड़े घर में जा रही है, पहन के कहाँ जाएगी? अच्छी सी पोतनी सी धोती निकालियो, सुंदर लगनी चाहिए मेरी सहेली। जीजी को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि छोटी बहन ढंग से तैयार होके आई है। गरीब ज़रूर हैं हम लोग, लेकिन घर की देरी के बाद खबर ना लगने दे मैं अपनी कमियन की। तू कहे तो मैं अपनी दे दूँ कोई धोती तुझे निकाल के, कई तो मेरे पास भी हैं अच्छी। अरे ना, बाकी ज़रूरत ना है, मेरे पास है ना भाई हरे लाल गोटे किनारे वाली जो पिछली तीजों पे पहनी थी, याद है ना तुझे? हाँ, वो बहुत सुंदर है, बहुत खेल रही थी तू में, मुझे तो खूब अच्छे से याद है तेरी वो वाली धोती। झरना ने ऐसे आंखें बंद करके याद करती हुए कहा मानो जैसे कल की ही बात हो और वो अभी भी बबीता को उसमें ही सजी हुई देख रही हो। उसके ऐसे देखने पर बबीता भी लजाती सी बोली, बिंदिया के बापू भी ताकते रहे थे वह दिन बड़ी देर तक, बोले थे ऐसी पूतनी रोज़ लगा कर ना। अच्छा अब लजाना शर्माना छोड़, ये बता जाएगी कब जिज्जी के यहाँ? मैं तो मरी जा रही हूँ सारी बात सुनवे को, मेरे तो मुँह पूरे कन्वे में ऐसा जना कोई भी ना है, तू बड़ी भागों वाली है बबीता। उसकी बातों से बबीता को भी लगने लगा कि सचमुच एक इन जिज्जी के यहाँ आ जाने से उसकी सारी गरीबी ख़त्म हो गई है। का सचमुच अमीरन का रिश्तेदार होने से ही सब सुख आ जावे
उसे कुछ समझ ना आवे, पर सब उसे भी बड़ा समझने लगे हैं। उसे तो यही अच्छा लग रहा है, लोग बड़ा आदमी समझे, ये भी तो कितनी बड़ी बात है ना। भीतर तक से खुशी महसूस थी बोली वे झरना की बात के जवाब में। एकदम सही कह रही है तू झरना, भागो वाली तो सचमुच हूँ मैं, पर तू दुख ना मना, एक दफ़े मैं हो ही आऊँ, फिर तुझे भी ले चलूँगी वहाँ। आवो जाओ तो लगे ही रहेगो ना अब। अम्मा कह रही थी कि जिज्जी दिल की बहुत अच्छी है, परसों जानो है, आके सब किस्सा बताऊँगी तो है। कहते कहते अपनी सहेली का हाथ थाम लिया बबीता ने, बड़े प्यार से, अपनेपन से। हाँ जी ठीक है, मैं भी तो देखूं कैसी हो मैं बड़े घर वाले। बस अब चलूं, मेरा खाना बनावे का वक़्त है गया है। अभी डोकरी झरना की रट लगावे शुरू कर देगी। हाँ मैं भी चलूं, सास तो मेरी भी 2 मिनट चैन से न बैठे। वैसे जब से जिज्जी की पता पड़ी है, मक्खन मलाई से बोलने लगी है। जाने काका सोच रही हैं कि जिज्जी के यहाँ से क्या का माल मत्ता लेकर आऊँगी। अरे तो इन्हें का मतलब, जैसे वह कुछ दंगी तो अपनी छोटी बहन को दंगी ना, बाकी सास को थोड़ी ना दंगी। झरना घर को जाते जाते फिर रुक कर बोली, अब ये सब तो मुझे ना पता झरना। कल ही कह रही कि जिज्जी कम से कम 1 धोती, 1 रुपयों का लिफाफा और 1 डब्बा तो वाके नाम का भेजेंगी, और राम जाने काका और भी देंगी। गांव गुहाट में तो यही रिवाज है ना। मेरे पति को भी कम से कम 1 पैंट कमीज़ का जोड़ा और टीका देंगी। बच्चों को भी ना सही कपड़े लत्ते, पर चॉकलेट और हाथ में कुछ रुपए पैसे तो पकड़ाएंगी ना। वैसे झरना मोए लगे कि सास गलत भी ना सोच रही है, इतना तो जिज्जी दंगी। अम्मा ही बता रही थी कि जिज्जी का हम सब से भी बड़ा प्यार था। मैं एक ठो छोटा सा मिठाई का डिब्बा भी ले जाऊंगी ना, तो उसका कई गुना बढ़ा के देंगी वह। गांव में तो बहना यही रिवाज है, बहन बेटियों को कोई न रखत। चल झरना, अब बस होली बहुत बात है, काम पड़ो है निरा। चूल्हा चौको भी तो देखना है, पेट तो बाई से भरेगो। कह कर अब की बार वो दोनों सहेलियां सचमुच ही अपने घर को होली। और हाँ, आखिरकार जिज्जी के घर जाने का दिन भी आ ही गया। जिज्जी से टाइम तो पहले ही ले लिया था बबीता ने अपने पति के मोबाइल फ़ोन से। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, अरे आ जाना बबीता, इसमें पूछने की क्या बात है। मामी ने बताया था मुझे कि तुम यहीं रहती हो। उनके जवाब ने बबीता का उत्साह और बढ़ा दिया था। सब याद है जिज्जी को। उसे महसूस हुआ कि वे बेकार ही इतनी परेशान हो रही है। जिज्जी शहर जाके गांव का कुछ भूली ही नहीं थी। आदमी कितना भी देश विदेश घूम फिर ले, लेकिन अपनी जड़ों से खुद को कभी अलग ना कर पावे। खुद उसको ही ले लो, 8 साल हो गए उसे शहर में आए, कहाँ कुछ भूल पाई है वो। न बोली, न भाषा, न कुछ रीति रिवाज, बल्कि रह रह कर हर बात में गांव याद आता है उसे। गांव का वो सीधापन, सरलपन, वे बड़े खुले खुले घर आंगन, वो ठंडी ताज़ी हवा, और इन सब से बढ़कर जीने का वह बेबाकीपन। अब यहाँ तो कितना छोटा सा घर है उसका, गांव के हिसाब से तो बिल्कुल कोठरी जैसा। सांस भी खुल कर ना ले सके कोई, पर ये इतना महंगा है। खैर, तो उत्साह से भरी बबीता उस दिन बहुत जल्दी ही सोकर उठ गई। आज तो उसके तन मन की फुर्ती देखते ही बनती थी। नहाई धोई, रसोई बनाई, बच्चों को भी अच्छे से तैयार कर दिया, पति को भी अपनी मनपसंद नीली जीन्स और काली चेक वाली कमीज़ पहना दी। खुद वह भी हरे लाल बूटों वाली रेशमी सी धोती जो उस दिन झरना को बताई थी, साथ ही मैचिंग की चूड़ियाँ, गले में अपनी इकलौती सोने की चेन और कान में सोने के बुंदे, सब पहन के अच्छे से तैयार हो गई। आज का दिन तो उसके लिए किसी त्योहार से कम ना था। जिज्जी मिलेंगी, जीजा मिलेंगे, उनके दोनों छोरे मिलेंगे, और हो सके वो वाले भैया भी भौजी के संग मिल जाएं जिनकी शादी में वो गई थी। अम्मा तो बता ही रही थी कि वे इन्हीं जिज्जी के पास ही रहे हमेशा। उसने सबके लिए थोड़ी मिठाई, नमकीन
और उन दोनों के लिए एक एक तोहफा भी रख लिया। अब वह भी तो उनकी बड़ी जिज्जी थी। जब वे खुद अपनी बड़ी जिज्जी से इतनी उम्मीद कर रही है तो दूसरे भी तो उससे उम्मीद करेंगे ही ना, क्यों ना करेंगे। ये तो एक हाथ लो और दूजे हाथ वाले ई रिश्ते हो में। भैया के लिए टाई और भौजी के लिए उसने कान के बड़े बड़े बाले खरीद लिए थे। झरना के सुझाए अनुसार अभी हाल ही में गांव में वो मोहल्ले में हाट भी लगी थी। वहीं से सास भी बड़ी खुश थी उसे सब तैयारी करते देख। जितना ले जावेगी उससे तो जाने कितना ज़्यादा लेके आवेगी वापस। और फिर घड़ियाँ आ ही गई जिज्जी के यहाँ जाने की। पति की मोटरसाइकिल पर पहले छोटा लड़का राजू खड़ा हो गया, उसके बाद उसका पति सुनील बैठ गया चलाने को तैयार मुद्रा में, अटेंशन। फिर उसी के स्टाइल में एक पैर दोनों तरफ रख लड़का पिंटू बैठ गया और अंत में बबीता बैठ गई। दोनों पैर एक तरफ कर हाथ में सारे सामान का बैग कस कर थामे, खुद और सामान दोनों को संभाले। जिज्जी का बंगला ढूंढने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। उस जैसा बड़ा बस उनका एक ही बंगला तो था पूरे इलाके में। पहुँचे तो किले सा बड़ा ऊंचा गेट बंद था। सुनील बड़े बंगले में धड़धड़ाते हुए अपनी मोटरसाइकिल अंदर ले जा ही नहीं पाया। मरे मन से मोटरसाइकिल वहीं एक कोने में खड़ी कर दी। उसके रोकने के बाद बबीता भी उतर आई और अपने लाल सफ़ेद धारियों वाले बड़े से बैग को भी उसने कस के फिर संभाल लिया। फिर दोनों बच्चों को भी सुनील ने उतारा। बच्चे उतरते ही बंद गेट की तरफ दौड़े। सुनील ने डांट कर उन्हें वहीं एक कोने में खड़ा होने को कहा और खुद उस बड़े से गेट में खुली छोटी सी एक खिड़की नुमा झिल्ली से जैसे तैसे अपना सिर बचाता हुआ अंदर पहुंचा। घुसते ही सीधे हाथ पर दो चौकीदार से कुर्सी पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। सुनील को तो बड़ा ही ताव आया। एक तरह से तो वह तो यहाँ का दामाद था ना, उसकी ऐसी तौहीन। उनके यहाँ तो दामाद भगवान स्वरूप होता है। खैर, हो सके जिज्जी ने इनको बताया ही ना हो, इनका का कसूर। यही सोच के गुस्से को काबू में करते हुए उनसे बोला, तुम्हारी मैडम जी की छोटी बहन आई हैं, मैं उनका पति हूँ, उनने बुलाया है हमें। गेट खोल दो, बाहर बहुत गर्मी है। सुनील ने बहुत कोशिश की शहरी अंदाज में बोलने की। पर साहब जी, हम लोगों को अंदर से ऐसा कोई आदेश नहीं है। वैसे भी अंदर अभी कोई नहीं है, सब लोग गए हैं कहीं। सुनील के कहने पर उनमें से एक गार्ड ने जवाब दिया बैठे बैठे, अरे तो हमें तो टाइम दिया था उन्होंने, हम तो उसी टाइम पे आए हैं। पूछ लो भैया ज़रा भीतर, शायद आपसे कुछ कहना भूल गए हो। बड़ी तेज़ घाम हो रही है यहाँ तो। पूछो तो सही कि उनकी छोटी बहन बबीता अपने बच्चों के साथ बाहर घाम में खड़ी है। गार्ड की अकड़ सी देखकर सुनील ने अपना लहजा थोड़ा मुलायम कर लिया था। इस बेचारे पर गुस्से से क्या फ़ायदा भला, उसे तो मालिक लोगन का जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही करेगा ना। कहा तो बाबू आपसे अंदर कोई नहीं है, आप उनकी बहन को ही बोलो ना कि वे खुद ही फ़ोन करके पूछ लें। हमें तो मैडम जी जैसा बोलेंगी वैसा कर लेंगे। ऐसा कहे वे जो गार्ड था वो फिर अपनी कुर्सी पर बैठ अपने दूसरे साथी की तरफ मुखातिब हो गया। उसकी तरफ से अब बिल्कुल ही ना सी सुनकर सुनील को समझ नहीं आया कि वे बाहर बच्चों के साथ खड़ी अपनी पत्नी से कैसे कहे कि अपनी जिस बड़ी जिज्जी से मिलने की खातिर वो इतने जतन से तैयार होके इतनी दूर आई है, वे तो घर पर ही ना है, उन्हें तो उसके आने का कुछ होश ही ना है। पर अब बतावे के अलावा कोई चारा भी का है उसके पास। सो उदास सा बाहर आके दोनों बच्चों के साथ चिलमिलाती सी धूप में खड़ी बबीता से बोला, जिज्जी तो अभी घर में ही ना है बबीता,
कोई ना है घर में, यही कह रहा है चौकीदार तो। सुनकर बबीता का चेहरा फक सा पड़ गया। उसने तो जीजी से बखत लेके ही अपने आने का बनाया था। उन्हें फुर्सत ना थी तो मना कर देती। हम कोई मरे थोड़े ही ना जा रहे थे यहाँ आने को। उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो पति से क्या कहे। उसे चुप देखकर सुनील बोला, तो ही फ़ोन करके पूछ ले क्या करें हम। बिना उनके कहे तो चौकीदार गेट ना खोलेगा। या तो वापस चलें या इंतज़ार करें, कर ले बात। कहने के साथ ही सुनील ने अपना फ़ोन जेब से निकालकर बबीता को पकड़ा दिया। बबीता का बिल्कुल मन ना था फ़ोन करने का, पर क्या करे। ऐसे ही बिना मिले चली गई तो क्या इज्जत रह जाएगी सासरे में बकी। सारा मोहल्ला ही अलग अलग ताने मारेगा। सबको पता है कि आज वो अपनी बड़ी पैसे वाली बंगले वाली जिज्जी से मिलने जा रही है। और क्या पता है कि जिज्जी को अचानक कोई बड़ा काम याद आ गया हो। बबली के दिमाग में फ़ोन पकड़ते वक्त न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। आखिरकार फ़ोन मिला ही दिया उसने। उसके फ़ोन मिलाते ही फुसफुसाते हुए कहा सुनील ने, ज़्यादा बात मत करियो, पैसे ख़त्म हो गए हैं जामे। पर अफसोस फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। 1 घंटी जाए और कट जाए, 1 घंटी जाए और कट जाए। झुंझलाकर उसने फ़ोन वापस सुनील को पकड़ा दिया। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा वो। बच्चे अभी तक तो उत्साह से खड़े गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे थे, पर कब तक। पता ही ना आज अब कुछ की जिज्जी कब तक आवेंगी। अभी थोड़ी देर में भूख प्यास जब सब लगनी शुरू हो जाएंगी बच्चों को। बच्चों और सुनील ने तो फिर भी कुछ नाश्ता पानी कर लिया था, पर सबको तैयार करने और खुद तैयार होने के जोश में उसे तो कुछ मुंह में डालने की सुध भी नहीं रही थी। मगर अब यहाँ जे सब घपला होने पर उसे अम्मा जी की बात याद आ रही थी कि कहीं भी जाओ चाहे अपने घर से थोड़ा बहुत ज़रूर से खा पी के जाओ। ज़्यादा दिन कुछ खा के ना जाओ, ज़रूर कुछ ना मिलेगा कहीं पे भी। अब इस हालत में तो वे औंघड़ बाबा से बस मनी मन यही प्रार्थना कर रही थी कि बस जैसे भी हो कैसे भी हो जिज्जी आ जाएं जल्दी, नहीं तो बड़ी भतपिट जावेगी सबके आगे। सास तो ताने दे दे के मारी डालेंगी उसे। बच्चे भी मजाक बनावेंगे सो अलग। कई दिनों से पूरे मोहल्ले में गा गा के आ रहे थे कि पैसे वाली मौसी के यहाँ जा रहे हैं, पैसे वाली मौसी के यहाँ जा रहे हैं। वो लोग चाहे कितने भी छोटे और गरीब क्यों ना हो, मेहमानों के आने की भनक भर लग जाए कैसा उत्सव सा हो जाता है पूरे घर में। सास तुरंत ही आलू टमाटर का झोल, कद्दू की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, दाल की कचौड़ी, मेवे की रबड़ी जैसी खीर और भी न जाने काका बना डालें। खुद भी अपना छोटा वाला पीड़ा डाल के सब्ज़ी काटने बैठ जावे। मेहमान का भी दिल खुश हो जावे यहाँ स्वागत सत्कार देख के। और यहाँ तो सब घर वाले ही गायब हैं। खैर, कभी कभी भगवान प्रार्थना सुन भी लेते हैं। इससे पहले कि बबीता क्या करूं और क्या ना करूं कि भंवर में फंसी कोले खाती कि तभी एक लंबी सी काली गाड़ी ने दूर से ही हॉर्न देना शुरू कर दिया। यही शायद जिज्जी की गाड़ी है, बबीता को लगा, क्योंकि हॉर्न की आवाज़ सुनते ही वे किले सा गेट खुल जा सिमसिम के माफिक खुल गया। गार्ड लोग हॉर्न की आवाज़ पहचानते होंगे ना। खुले गेट में काली गाड़ी के साथ बच्चे भी लपके, परंतु गार्ड ने उन्हें अरे तुम किधर को जाते हो कहकर तुरंत रोक दिया। बच्चे सहम कर वहीं रुक गए। सुनील का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बबीता को भी बहुत बुरा लगा, फिर भी उसे इतनी समझ थी कि ये चौकीदार भैया तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं बस। कुछ ना कहकर उसने सुनील से फ़ोन लगाने को कहा। क्या पता बंद सीज़न में जिज्जी ने उन्हें देखा ही ना हो, और फिर हो सके कि जिज्जी हमारा इंतज़ार ही कर रही हो, तभी तो आ गई।
बिना पूरी बात जाने कुछ उल्टा सीधा ना सोचना चाहिए किसी के बारे में। और इतने बड़े लोग हैं, क्या पता किसी ज़रूरी काम से चले गए हों, जाना पड़ गया हो। इतने पर भी बबीता ने अपने मन को समझाने की कोशिश करते हुए सुनील से कहा। सुनील ने उसकी ना सुनते हुए कुछ खींचते कुछ गुस्से में फ़ोन मिला तो दिया, पर उसका मूड पूरी तरह उखड़ चुका था। उसे अपना अपमान सा लग रहा था। अपने मोहल्ले की जानी मानी हस्ती है वो भी। वह तो प्यार, अपनापन और रिश्तेदारी निभाने चला आया था, कौन सा खाली बैठा है वो भी। आज भी कुछ देर को अपने दोस्त को बिठा कर आया है दुकान पे। पूरे मोहल्ले में इकलौती खिलौनों की दुकान का मालिक है वो। खैर, तो इस बार फ़ोन मिल भी गया और उठ भी गया। जिज्जी बोली, अरे कहाँ रह गई बबीता, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब आने का बना लिया है तो आ ही जाना, पता नहीं फिर कब मिल पाऊँ मैं। उनकी बात सुन के वे कह नहीं पाई कि वह तो कब से गेट के बाहर ही खड़ी है अपने छोटे छोटे बच्चों और पति के साथ। चौकीदार दरवाज़ा ही ना खोल रहा। पर वह नहीं कह पाई कि उसने उन्हें गाड़ी में अभी गेट के अंदर जाते देखा है। वह कह नहीं पाई कि उसका पति तो अब बड़े गुस्से में दिख रहा है। वह कह नहीं पाई कि उनका झूठ उसकी पकड़ में आ गया है। पर झूठ क्यों बोल रही हैं जीजी, पूछ नहीं पाई वो। उनके पूछने पर भी इतना ही कहा कि हाँ जीजी आ गए, हम तो बाहर ही हैं, आप बोल दो अपने चौकीदार को। गुड, अभी बोलती हूँ, आ जाओ, जीजी ने पूरी आत्मीयता से कहा। वो समझ नहीं पाई उन्हें। खैर, तिलिस्मी सा गेट पुनः खुला और मुंह फुलाए फुलाई ही सुनील ने अपनी मोटरसाइकिल अंदर करी। और भैया घुसते ही सबकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर नज़ारा। विस्मय से आंखें फैलाते हुए चारों तरफ देखते हुए लगा मानो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। सचमुच में ही महल था ये तो। गेट में घुसने के बाद भी अंदर तक पहुंचने का रास्ता और काफ़ी लंबा था। आधा किलोमीटर तो हो गई। राम जाने इन लोगों ने कहाँ सोचा। ऐसा तो घर पर उन्होंने फिल्मों में ही देखा था। दूर से ही कई सारी चमचमाती गाड़ियाँ उन सबको ये एहसास करा रही थीं कि कहीं गलती तो नहीं कर दी इन्होंने यहाँ आके। कहाँ ये लोग और कहाँ वो। मेन घर वाले गेट पर जैसे ही सुनील ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, बेसब्रे से दोनों बच्चे सामने ही बने बड़े से बगीचे में घुस गए दौड़ के। बबीता उन्हें रोकती ही रह गई। अब बच्चों बेचारों का क्या कसूर। उन्हें खेलने की इतनी जगह कहाँ मिली थी कभी। मगर उनकी उस बगीचे में खेलने की हसरत भी पूरी नहीं हो पाई। बबीता तो नहीं रोक पाई उन्हें, मगर बगीचे में अंदर देखभाल कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया। इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजा बगीचा अगर खराब हो जाता तो। बच्चे अपना सा मुंह लेकर लौट आए। आके माँ का पल्लू पकड़ लिया, मगर उस माँ का इस वक्त उन पर ध्यान था ही नहीं। वे तो वहाँ खड़ी अपने साथ लाए उस फल और मिठाई के लाल सफ़ेद धारी वाले थैले को देख संकोच से आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। कैसे देगी वो इसे, इन सब रानी सी बनी इन जीजी को। इनके भरे पूरे भंडारों में उसके बेकार से सामान की क्या औकात भला। उसे सब पता तो था जीजी के ठाट फाट पैसे, इतना राशि सब कुछ, पर इतना तो ना सोचा था उसने भी। तभी जीजी बाहर आ गई थी और उन सबको बड़े आदर और प्रेम से भीतर ले गई मेहमान खाने में। मेहमान खाना है या कोई होटल, इससे ज़्यादा तो बबीता सोच ही नहीं पाई। बड़ा सा हॉल नुमा कमरा जिसमें कई कई सेट तो चमचमाते सोफे के पड़े थे। छोटी बड़ी झिलमिलाती टिमटिमाती बल्बों की चकाचौंध रोशनी। दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीरें,
कमरे का एक एक कोना ऐसा शीशे की तरह साफ चमकता कि कोई आसानी से अपना चेहरा देख ले। इन सबको लगा मानो कमरे में उनके पाँव मात्र रखने से कमरा मैला हो जाएगा। फिर ऐसे चमकते दमकते सोफे पर बैठने की तो बात ही क्या। लेकिन उन सब की इन सोचों से दूर जिज्जी ने उन सबको बड़े प्यार से उन्हें चमकते सोफों पर बैठाया। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कितनी खुश हैं अपने लोगों को देखकर। उनके बैठने की देरी थी कि एक होटल की बैरे जैसी ड्रेस पहने एक आदमी ट्रे में बहुत सारी सुंदर प्लेटों में नाश्ता सजा के ले आया। 2-3 तरह की नमकीन, कई तरह के बिस्किट, कई तरह की मिठाइयाँ, संग में कांच के बड़े बड़े गिलासों में कोई अलग से रंग का शरबत जैसा सा। सोने की सी धारियों से सजी प्लेटों में नाश्ता इतना सुंदर लग रहा था कि बस देखते ही बनता था। पर खाने का इतना सुंदर सामान सामने हो तो बड़े तो कंट्रोल कर लें शायद, पर बच्चे अगर उन्होंने भी कंट्रोल कर लिया तो फिर काहे के बच्चे। लाख माँ घर से पेट भर कर खिला कर लाई हो, पर साथ में समझा कर भी कि कहीं बाहर खाते नहीं हैं, कहते हैं खाकर आए हैं। पर ये तो बच्चे हैं ना। एक तो इतनी देर हो गई खाए हुए, दूसरे इतनी गर्मी, ठंडा ठंडा शरबत सामने देखकर कौन रुक सकता है भला। सो नौकर के ट्रे मेज पर रखते ही बिना अपने माँ बाप का इशारा समझे दोनों बच्चों ने गिलास उठाया और कर गए गट 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 देखते देखते। शुक्र था कि फैलाया नहीं तो बबीता तो शर्म से शायद वहीं गड़ जाती। उसने कनखियों से सामने बैठी जिज्जी को देखा। जिज्जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो प्यार से देख रही थी बच्चों को। सुनील और बबीता ने चैन की सांस ली। जिज्जी ने उन दोनों को भी टोका गिलास लेने के लिए। साथ ही बच्चों के आगे बिस्कुट की प्लेट भी कर दी अपने हाथों से। उनका व्यवहार देखकर सुनील का मूड भी सही होने लगा था। बबीता को भी अच्छा लगने लगा था। घुसने के साथ तो वे बड़ी घबरा गई थी, मगर अब महसूस होने लगा था कि अम्मा सही कह रही थी कि जिज्जी बड़े ही प्यार मोहब्बत वाली हैं। साथ ही अब उसे अपनी सास की उम्मीदें भी पूरी होती दिख रही थी। इतनी मालदार जिज्जी तो जो दे दे सो कमी है। सोचते सोचते अब उसे अपने लाए सामान का होश आया। जिज्जी का मीठा व्यवहार देखकर उन्हें देने की हिम्मत हुई। पास में ही रखे थैले में से सामान निकालने को हुई ही थी कि जिज्जी भाप गई। पतिदेव का फरमान याद आ गया, चलती करना अपने उन रिश्तेदारों को तुरंत खिला पिला कर, खबरदार जो कोई उनकी देहाती चीज़ें रखी या फिर दी तो। बार बार चक्कर लगाएंगे लालच में, गांव वाले पीछे ही नहीं छोड़ते। अरसा हो गया गांव छोड़े। जिज्जी का बदन सिहर गया। तभी तो सामान को निकालते देख तेजी से उसे रोकती हुई बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बबीता, ये सब मैं बिल्कुल नहीं रख सकती। कितनी छोटी हो तुम मुझसे, ये सब लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी तुम्हें। गांव में घुसने भी दोगी या नहीं? जिज्जी ने प्यार भरी मीठी झिड़की सी दी तो बबीता निहाल सी हो गई। बरसों बरस हो गए जिज्जी को गांव छोड़े, पर दिल दिमाग से वहीं की हैं अब तलक। अम्मा सुनेंगी तो कितनी खुश होंगी। वे गांव जब कुछ लेके जाती है तो अम्मा भी तो ऐसी ही बातें करती हैं। फिर जब वे लौटने को होती हैं तो अम्मा कितना कुछ उसके लिए बांध कर रखती हैं। जिज्जी ने भी खूब सामान रखा होगा उसे देने के लिए। जिज्जी की बात मानकर बबीता ने अपना हाथ वहीं की वहीं रोक दिया। वैसे भी उसे शर्म आ रही थी उनको देने में। चलो उसकी बात भी रह गई कि खाली हाथ नहीं आई। इतनी सी देर में बच्चों ने काफ़ी प्लेटों पर हाथ साफ कर दिया। बिस्कुट, मिठाई सब बिल्कुल नए टाइप की थी, महंगी महंगी वाली। बबीता के बच्चों ने तो ऐसी काजू पिस्ता वाली मिठाई कभी खाई ही नहीं थी।
जहाँ वे उन्हें बस करो का इशारा करती रही, वहीं जिज्जी अरे बच्चों खाओ, सब तुम लोगों के लिए ही तो लगवाया है कहती रही। कुछ प्यार तो दिखाने का अधिकार था ना उन्हें भी अपने मायके के लोगों के लिए। उसमें किसी का क्या जा रहा था। अपने माँ बाप की मर्जी से गांव की लड़की से शादी वे आज तक दिल से नहीं स्वीकार कर पाए थे उसके पति। दुख इस बात का रह गया था उन्हें कि उन्हीं सास ससुर की मर्जी से शादी में संग आया छोटा भाई भी अब उनसे ज़्यादा अपने जीजा का हो गया था। दिन पर दिन अब उसकी पत्नी भी, वे जैसा उन लोगों से कहते हुए दोनों वैसा ही करते। बच्चे ये सब खा ही रहे थे कि जीजी बोली, अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ शरबत पिलाकर ही रह गई, चलो खाना भी तैयार है, मुझे बहुत भूख लगाई है। उम्र हो आई है ना बबीता, सो ज़्यादा फालतू चीज़ें ना खाकर खाना ही खाती हूँ, आओ चलो। जी अभी तो तुमने इतना सब खिला दिया, अब कहाँ गुंजाइश है, बच्चों ने तो अपना पेट भर लिया, अब ना दूंगी उन्हें, नहीं तो मुझे बैठने ना देंगे। बबीता ने झिझकते शर्माते कहा तो जिज्जी तुरंत बोली, तो फिक्र क्यों कर रही हो, उसका इंतज़ाम तो यहाँ भी है, रोको नहीं बच्चों को, जो मन है करने दे। जिज्जी शायद अब खुलकर प्यार जताना चाह रही थी। उन्हें तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई उनसे गांव का मिलने आया है, वरना तो शहर में आके और शहर के लोगों के बीच रह के तो वो अपनी असली पहचान ही भूल गई थी। अच्छा शहरी लड़के से शादी हुई, सारा बदल दिया उन्होंने उनको, यहाँ तक कि उनका गांव जाना भी अच्छा नहीं लगता था पति को, न वहाँ जाना और न वहाँ लोगों का आना। जब तक सास ससुर जिंदा थे पति का जोर नहीं चलता था, लेकिन कई साल से जब से वे स्वर्गवासी हुए हैं उन पर किसी का जोर नहीं, बिल्कुल डंके की चोट पर अपनी मनमानी करते हैं। चलो आ जाओ, खाना लग गया है, नौकर फिर से कहने आया तो जिज्जी फिर कह उठी। इस बार फिर बबीता से मना ना हुआ, चल पड़े सब खाने के कमरे में। उठते हुए बोली जिज्जी कोई और ना दिख रहा घर में ना आए का कोई, उनके यहाँ तो मेहमान आवे तो सब वहीं बैठे रहते हैं, कभी कभी किसी के आने पर पड़ोसी भी आकर बैठ जाते थे। इधर जिज्जी कुछ छूट नहीं सोच पाई, शायद अचानक पूछा था इसलिए, या फिर कितना छिपाएं। अरे सब लोग हैं, खाना सब साथ ही खाएंगे, मेरे दोनों बेटे तो कल किसी काम से दिल्ली चले गए, मगर छोटा है, उसकी वाइफ भी है जिसकी शादी में तुम आई थी ना। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि वे तो आप ही के संग रहे ना, अम्मा ने बताया मुझे। कहने के साथ ही सब लोग खाने वाले कमरे में पहुंच गए। यह कमरा भी बहुत बड़ा था, यहाँ खूब बड़ी सी खाने की मेज़ थी, करीब 10-12 कुर्सियों वाली, खूब सुंदर सजी हुई मेज, ढेर सारे ढोंगे वगैरह रखे थे। बबीता और सुनील तो हैरान ही रह गए, जिज्जी तो सचमुच बहुत ठाट वाली हैं। बबीता ने देखा जीजा जी भैया भाभी सब तभी कमरे में घुसे थे। उसने और सुनील ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते की, बच्चों से भी करवाई, मगर उन सब ने सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया, कुछ बात भी नहीं करी। बबीता को तो बड़ा अजीब सा लगा। भाभी भी आके जीजा के बगल में बैठ गई। वे सब आपस में अंग्रेजी में ही बातें कर रहे थे, हंस भी रहे थे आपस में, उन सब से जैसे कोई मतलब ही ना था। पता नहीं भाभी ने तो ड्रेस भी कैसी सी पहन रखी थी, फ्रॉक जैसी सी छोटी सी ड्रेस, ना कोई पर्दा न लिहाज। बबीता को तो खुद शर्म आने लगी इतने छोटे कपड़े देखकर। ऐसा भी क्या मॉडर्न बनना कि बड़े छोटे के सामने का कोई लिहाज ही ना करो। उसने महसूस किया कि जिज्जी को भी अच्छा नहीं लग रहा भाभी का सबके सामने ऐसी छोटी ड्रेस पहनना। जिज्जी ने सबका परिचय कराया तो जीजा बोल उठे, ओहो, तो अपने इन गांव के रिश्तेदारों के लिए तुमने ये सब ऑयली फूड बनाया है, कचौड़ी पूड़ी, और ये सब्जियों में भी हाँ कितना ऑयल दिख रहा है। आज भाई हमारी चॉइस का ध्यान नहीं रखा गया ज़रा भी, सिर्फ मायके वालों की ही खातिर हो रही है आज तो।
अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई सारी चीज़ें हैं, आपके मतलब की भी कई चीज़ें हैं। जिज्जी शायद इस हमले और तानों के लिए तैयार थी। ये कहते हुए जिज्जी ने कई कम घी वाली चीज़ें अपने पति की यानी कि बबीता की जीजा के पेट में सजा दी। वो चुपचाप खाने तो लगे, लेकिन बबीता लोगों को लगा कि उनका मूड बिगड़ा हुआ है। क्या उन लोगों को देखकर? समझ नहीं पाई वो। जिज्जी ने सबको खूब प्यार से भर भर खाना खिलाया। अपने तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया जितनी तेज उन्हें भूख लगी थी। पूड़ी कचौड़ी तो उन लोगों के अलावा किसी ने भी नहीं खाई। हाँ, सिर्फ जिज्जी ने अपनी प्लेट में एक कचौड़ी रखी थी। खाना सब ऐसे चुप होके खा रहे थे मानो सज़ा सी मिली हो कोई। उनके यहाँ तो ऐसी चिल पिल सी होवे हर समय, जैसे घर में खाना ना कोई बारात सी आई हो। बबीता को तो ऐसी शांति में खाना गटकना भारी हो गया, और सुनील को भी। खाना ख़त्म होते ही जीजा, भैया, भाभी सब अपने अपने रास्ते हो लिए। इतने बड़े घर में जाने किस किस कोने में सबके कमरे थे। बबीता को लगा कि जैसे उन लोगों की वजह से वे सब उठ के चले गए। उसकी नज़र जिज्जी के चेहरे पर पड़ गई। सबको उठकर जाते हुए देखकर उनके चेहरे पर दुख के अजीब से भाव थे। फिर उन्होंने सबको डांट कर रोका क्यों नहीं? वे तो बड़ी हैं, जीजा को ना सही बच्चों को तो रोक सके थीं। मेहमानों के सामने उनकी यहाँ ऐसा कोई उठकर चला तो जाए, बड़े लोग तुरंत फटकार लगा देवे। वैसे कहें वे शहर वाले कि हम तो बड़े सलीकों वाले हैं, क्या जेई हो वे शहरी लोगन के सलीके? क्या उनका आना अच्छा नहीं लगा किसी को? एक बात भी न करी किसी ने उनसे। सलीके वाले तो तब होते ना कि मन ना होते हुए भी बैठे रहते। जिज्जी ही लगी रहीं बस, क्योंकि वह सिर्फ उनके रिश्तेदार थे, वो भी गांव के, उनके ऊंचे स्तर से बहुत अलग, छोटे स्तर के, गांव के गरीब लोग। बबीता को फिर लगा कि कहीं उसने उनके यहाँ आके कोई गलती ना कर दी हो। मना ही कर देती अम्मा से। अम्मा को ही लग रहा था कि मिलइयो जिज्जी से, मिलइयो, चलो मिल ली, किस्सा ख़त्म। अम्मा की बात रख ली उसने। आज भी हिम्मत ना है उसमें अपने बड़ों की बात टालने की। जिज्जी के शहरी लोगों की तरह नहीं कि उनकी आँखों ही आँखों में इतना रुकने को कहने को भी नज़रअंदाज करते तरबेतर हो गए सबरे के सबरे। एक इस कोने में तो दूसरा किसी दूसरे कोने में। अचानक बबीता को जिज्जी पर तरस आ गया। ऊंची पढ़ाई लिखाई तो इंसान को छोटे बड़े सबकी इज्जत करना सिखाती है। ये लोग शहर भी आकर क्या सीखे? सिर्फ गुरूर, घमंड। अरे जिज्जी, भैया भौजी तो उठ के चले गए, मैं तो उनके लिए कुछ तोहफे लाई थी। बबीता को याद आया तो वो लपक कर बाहर के कमरे से अपना थैला लेने दौड़ी, जिसमें टाई और बुंदे रखे थे भैया भौजी को देने के लिए। बाकी सामान भी उसका लाया मेज पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। जिज्जी के मना करने पर भी उसने निकाल ही दिया था। सब मेज पर ऐसे ही पड़ा था। अब ये तो तोहफे हैं, इन्हें तो वो देख के ही रहेगी, इतने तो सुंदर हैं। बबीता ठहरो, देखो तुम बुरा मत मानना। तुमने देखा ना कि ये लोग सब अपनी मर्जी का ही पहनते करते हैं। बेकार ही तुम्हारा सामान यूं ही पड़ा रहेगा। खुद मैं भी अपनी मर्जी से इन लोगों के लिए कुछ नहीं लाती। सब अपनी चॉइस का ही लेके आते हैं। इस बार दुख उनके शब्दों में ही नहीं, आंखों में भी झलक रहा था। बबीता के जाते हुए कदम ठहर गए। उसे लगा सही तो कह रही हैं जिज्जी, इससे ज़्यादा वो और क्या कहती। उसे खुद ही उनकी मजबूरी समझ जानी चाहिए थी। उस कमरे में आके उसने अपना थैला उठाया तो जिज्जी बोली, बबीता ये सब फल वगैरह रख लो, छोटी बहन बेटियों का कुछ नहीं रखते, पता है ना तुम्हें, तो सब रख लो। अगली बार ये सब कुछ मत लाना, तुम आ जाना बस जब भी मन करे अपनी जीजी के पास, इन सब लेन देन से दूर। कहते हुए उनका दिल भी भर आया। क्या था वह? बबीता समझ नहीं पाई। उसकी खुद की आंखें भी भर आईं। वह तो न जाने क्या क्या मंसूबे पाल रही थी।
यहाँ तो जिज्जी के बस में ही कुछ ना था शायद। इतनी बड़ी और इतनी मालदार जिज्जी और जे हाल। दूर के ढोल सच्ची में ही सुहाने होते हैं। बबीता ने सोचा, इनसे अच्छी तो वही है। अपने छोटे से घर परिवार में उसे अपने मन की करने की पूरी छूट है। सास पति सब उससे ही पूछ पूछ कर सब करते हैं, किसको क्या देना है, क्या लेना है। आखिर का बहू है वो इस परिवार की। बहुत कुछ चल रहा है बबीता के दिमाग में इस वक्त, शायद जीजी के भी। सामान वापस थैले में डालते हुए उसने पास खड़ी हुई जीजी को कनखियों से देखा भी है। वो उसे बहुत 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 गरीब और बेबस नज़र आ रही हैं। उसने पति को चलने का इशारा किया और बच्चों का हाथ थामे तेज़ी से उस किले जैसी चार दीवारी से बाहर निकल आई है। कितना सुकून था बाहर की इस गरम गरम मगर आज़ाद हवा में। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर मेरी कहानी, मेरी शेर शायरी, मेरी कविताएं और इस चैनल पर मैं जो कुछ भी आपके लिए दे रही हूँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी अगली कहानी तक, मेरी अगली प्रस्तुति तक, अगली कविता तक या अगली शायरी तक आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। फिर हाजिर होती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू and take care.